मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राइज स्मार्ट हिंदी पे। सुबह के 8 बज चुके हैं और समय हो चुका है वीकली करंट अफेयर का। जैसा कि आप सभी जानते हो, संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर और रेस्ट ऑफ द पूरे वीक मंडे से लेके सैटरडे तक हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं इसी समय पे, इसी टाइम पे, सुबह 8 बजे। और संडे के दिन हमारा डिस्कशन होता है थ्रू आउट द वीक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसकी हेडलाइंस, मुख्य केंद्र बिंदु कौन से रहे हैं पूरे सप्ताह में, उस पे हम चर्चा करते हैं इस संडे के दिन। ठीक है, सो शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले मैं हूं रीना महिला। दोस्तों, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट गाइडेंस ले चुके हैं और 500 से ज्यादा सिलेक्शन हो चुकी है अंडर माई गाइडेंस। और मैं आपको हर दिन हर सुबह करंट अफेयर करवाती हूं, तो मैं हूं आपकी करंट अफेयर फैकल्टी आपके अपने राइज स्मार्ट हिंदी प्लेटफॉर्म पे। सो शुरू करते हैं अपने संडे के सेशन को अपनी पहली न्यूज के साथ में। न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, डेडिकेट्स रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड टू द नेशन। ठीक है, और ये कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया है तेलंगाना के अंदर। आपको पता है अब भारत के अंदर यूरिया का एक ही ब्रांड होगा जिसका नाम है भारत यूरिया। ठीक है, सो भारत के अंदर आपने पहले भी ये ऑलरेडी इसको लॉन्च किया जा चुका है कि भारत में भारत यूरिया के नाम से ही अब खाद की बिक्री होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया है भारत को रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली न्यूज क्या है? यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी रिमूव इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी ने क्या किया है, भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है। ठीक है, सो याद रखिए भारत इस लिस्ट में 2 साल के लिए था। भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी हैं जिन्हें इस लिस्ट से बाहर किया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा भारत के साथ में कौन कौन है? मैक्सिको, इटली, वियतनाम, थाईलैंड को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। उसके अलावा याद रखिएगा बाइनियल रिपोर्ट टू कांग्रेस में कहा गया है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे जापान, चाइना, जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और ताइवान जो है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर करंटली शामिल हैं। ठीक है, सो भारत को यहां से निकाल दिया गया है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल दिया गया है। और भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी हैं जिनको इस लिस्ट से रिमूव किया गया है। नाम याद रखिएगा, मैक्सिको, इटली, वियतनाम, थाईलैंड। बट कुछ ऐसे देश भी हैं जो अभी भी करंटली भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे जापान, चाइना, जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और ताइवान। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है कि नीति आयोग के अंदर एक फुल टाइम मेंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। मेंबर का नाम है अरविंद विरमनी। ठीक है, सो अरविंद विरमनी जी को फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है नीति आयोग के अंदर। ठीक है, और किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। ठीक है, सो याद रखिएगा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के अंदर ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अभी इन्हें फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग का। ठीक है, सो आगे एक अपनी न्यूज पे बढ़ते हैं। यूके ने क्या किया है? यूके ने भारत के लिए 3,000 प्रोफेशनल वीजास। ठीक है, सो भारत के युवाओं के लिए खुशखबरी है कि यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3,000 प्रोफेशनल वीजा देने की बात कही है। यूके अप्रूव्स 3,000 वर्क वीजा फॉर द यंग इंडियन प्रोफेशनल्स। ठीक है, सो यंग इंडियन प्रोफेशनल के लिए 3,000 वीजा देने की बात कही है। अगर हम बात करते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल यूके ने बहुत सारे वीजास दिए हैं भारत के युवाओं को। सो यहाँ पे लगभग 89% की वृद्धि हुई है वीजास में पिछले साल के मुकाबले। अभी के समय पे लगभग 1,18,000 प्रोफेशनल जो भारत के हैं वो यूके के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा अभी 3,000 और वीजा देने वाला है प्रोफेशनल
वीजास देने वाला है यूके, अभी ऋषि सुनक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है इंडियन आर्मी कमेमोरेट 60 ईयर ऑफ बैटल ऑफ वेलोंग। ठीक है, सो भारत की हमारी जो इंडियन आर्मी है वो 60 साल मना रहा है बैटल ऑफ वेलोंग। ठीक है, बैटल ऑफ वेलोंग कौन सी है कि भारत के अंदर जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय पे भारतीय सेना ने चाइनीज सैनिकों को यहाँ पे नाको चने चबा दिए थे। ठीक है, सो याद रखिएगा, इंडियन आर्मी ने चाइनीज सैनिकों को ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज सैनिकों को हरा दिया था और इसी चीज को कमेमोरेट किया गया है, अपने 60 साल पूरे किए गए हैं। सो इसको कहा जाता है बैटल ऑफ वेलोंग। और बैटल ऑफ वेलोंग के अंदर, वेलोंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, सो बैटल ऑफ वेलोंग के अंदर बेसिकली भारतीय सैनिकों के उम्दा प्रदर्शन को कमेमोरेट करने के लिए इस समय 60 साल मना रहे हैं इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी 60 साल पूरे कर चुके हैं अपनी विजय के इस अभियान में जो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में इंडियन सैनिकों ने दर्ज की थी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है? 2022 को इंडिया और आसियान मना रहे हैं फ्रेंडशिप ईयर। ठीक है, 2022 क्या है? इंडिया और आसियान का फ्रेंडशिप ईयर है। 30 साल अपने पार्टनरशिप के पूरे किए हैं। इस पूरे साल जो है भारत और आसियान ग्रुप जो है कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज भारत ने किए हैं और करेगा। ठीक है, सो 2022 क्या है? सवाल पूछे कि आपसे भारत और आसियान किस वर्ष को फ्रेंडशिप ईयर मना रहे हैं, तो याद रखिए 2022 डिक्लेयर किया गया है आसियान और भारत का फ्रेंडशिप ईयर। ठीक है, सो अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे से संबंधित ये डिसीजन है जो 12 नवंबर को एक्सपायर हो गया था। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग खोजा गया था, ठीक है, जिस शिवलिंग की खोज हुई थी वहां पे मुस्लिम्स को प्रे करने की परमिशन दी गई थी। ये याद रखिएगा, 17 मई को डिसीजन आया था, यही डिसीजन कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत PS नरसिम्हा के इस बेंच ने डिसीजन को कंटिन्यू किया है, अभी सेम वे से डिसीजन चलेगा। तो याद रखिएगा, ज्ञानवापी मॉस्क यानी मस्जिद कहाँ पे है, किस जगह पे है? ये है बनारस यानी वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, अगली जो न्यूज है ये मध्य प्रदेश से है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल वर्ग पाया जाता है, यानी जनजातीय समूह सबसे ज्यादा, जनजातीय पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश ने पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। जैसा कि आपको पता है, हमारे संविधान के भाग 9 जो संविधान के संशोधन 73 के द्वारा ऐड किया गया था, इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस पार्ट को ऐड किया गया, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था, बट बाद में पेसा एक्ट लाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लोगों का कहना था कि ग्राम सभा के बेसिकली हर जगह एक सिंगल सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत के अंदर कुछ ट्राइबल वर्ग ऐसे हैं जिनका खुद का एक कल्चर है, खुद की एक आइडेंटिटी है, इसको स्पेशल तरीके से कंजर्व करने की जरूरत है। जहां पे अगर यहाँ पे एक सेम सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो यहाँ पे इन ग्रुप्स का एक्सप्लॉयटेशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इनके रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन का, इनके कल्चर के एक्सप्लॉयटेशन का, इनके स्पेशल हेरिटेज के एक्सप्लॉयटेशन का खतरा रहता है। इसीलिए भारत के अंदर पेसा एक्ट लाया गया था, अभी इसको मध्य प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। भारत के अंदर 10 राज्यों में पेसा एक्ट इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है, क्योंकि 10 राज्यों के अंदर भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन वर्ग है जिनको एक स्पेशल संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी क्या है, नासा ने अपना एक सक्सेसफुल मिशन, जो कि मून के लिए सक्सेसफुल मिशन है, जिसका नाम है आर्टेमिस 1। ठीक है, आर्टेमिस 1 जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे मून के ऊपर लैंडिंग नहीं होगी, ये एक मैडन फ्लाइट है जो लगभग 26 दिन के अंदर वे वापस
वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस सक्सेसफुल फ्लाइट का? 2024-25 में नासा की प्लानिंग है कि ये ह्यूमन को कहां पे भेजेगा? मून पे भेजेगा। मून के साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करवाना चाहता है नासा। सो यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से पहले ये एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग थी नासा की, जिसका नाम है आर्टेमिस 1। और याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है ये 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 2022 में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो यूएस यानी कि यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका सक्सेसफुल मिशन है, सबसे बड़ा मिशन है मून के लिए आर्टेमिस 1। सो एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि आर्टेमिस 1 जो मिशन है वो किसके लिए है? मार्स के लिए है, सैटर्न के लिए है, किसके लिए है? तो याद रखिएगा मून के लिए ये मिशन है, नासा का मिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली न्यूज क्या है? इंडिया रैंक्स एट 8th ऑन ग्लोबल लिस्ट फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, क्लाइम्स टू स्पोर्ट। ठीक है, सो याद रखिएगा अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसका नाम है क्लाइमेट प्रोटेक्शन। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, प्रकाशित की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसके अंदर 2022 में कहा गया है भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 स्थानों का उछाल दर्ज किया है। पहले पिछले साल ये 10th रैंक पे था, इस बार भारत जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 8th रैंक पे है। सो याद रखिएगा जर्मन वॉच इसको प्रकाशित करता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पे पहले 3 स्थान, ठीक है, सो पहले 3 स्थान जो है, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यहाँ पे खाली है। चौथे स्थान पे है डेनमार्क, 5वें नंबर पे है स्वीडन और भारत की रैंकिंग है 8वीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली न्यूज है इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वेंकी रामाकृष्णन को अवार्ड मिला है। अवार्ड कौन सा है? यूके's ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है, यूके का ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, सो भारतीय मूल के वेंकी रामाकृष्णन को ये अवार्ड दिया गया है। किसको ये अवार्ड दिया जाता है? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसको दिया जाता है? ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस, साइंस, लिटरेचर, आर्ट के अंदर या फिर प्रमोशन ऑफ द कल्चर के अंदर एक बेसिकली स्पेशल अपना एक सर्विस दे, अपना एक योगदान दे, एफिशिएंट तरीके से काम करे इन क्षेत्रों में। ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है और अभी के समय पे वेंकी रामाकृष्णन को दिया गया है यूके ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी फिल्म जगत से। फिल्म जगत से क्या न्यूज है? 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में गोवा के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे 20 से 28 नवंबर के बीच में पणजी गोवा में इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जहां पे कार्लोस सोरा, ठीक है, कार्लोस सोरा कौन है? स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्हें दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सो याद रखिएगा 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में, जहां पे स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है, नाम है कार्लोस सोरा, जिन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज है, आपको पता है कि अभी जो है विश्व की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? विश्व की पॉपुलेशन हो गई है 8 बिलियन। ठीक है, 1974 के अंदर ये पॉपुलेशन थी 4 बिलियन। ठीक है, सो 4 बिलियन पॉपुलेशन से दुगनी हुई है, 8 बिलियन हुई है। कब? 2022 में। ठीक है, सो 48 सालों का जो सफर है वो तय किया डबल होने में। सो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं 1950 के बाद से विश्व की पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है। ठीक है, अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट अगर हम एक रेशियो देखते हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है। ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 12 साल लगे। देखो 7 मिलियन यहाँ पे बढ़ गई थी, बट 12 साल लगे हमें 1 मिलियन आगे बढ़ने में। ठीक है, सो यहाँ पे 8 बिलियन होने में 12 साल, यानी कि 12 साल में 1 मिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है और अगले 15 सालों में अगली 1 मिलियन की पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो याद रखिएगा 2022 के अंदर कितनी पॉपुलेशन हुई है, 2022 में हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन। अगर हम 9 बिलियन की बात करें तो हमें 15 साल तय करने होंगे, यानी कि 2037 के अंदर 2037 में दुनिया की पॉपुलेशन 9 बिलियन पहुंचेगी। और अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यूएन ने कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो स्थिरता की ओर है, ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो 2023 में याद रखिएगा भारत जो है सरपास कर लेगा चाइना को। अभी के समय पे दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और 2023 में कायस लगाए जा रहे हैं कि भारत की जनसंख्या चाइना को सरपास करके सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा भारत, ठीक है। बट भारत के अंदर वही बात कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुई है, जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुई है। बट फैक्टर क्या है यहाँ पे? फैक्टर है यहाँ पे हमारी जो अदर हेल्थ सर्विसेज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये बढ़ी है, ठीक है। पहले के मुकाबले अभी जो है हेल्थ सर्विसेज बेहतर होने की वजह से, फूड अवेलेबिलिटी बेहतर होने की वजह से जो एवरेज लाइफ है, जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो क्या है? बड़ी है, जिसके चलते यहाँ पे पॉपुलेशन डबल हुई है। याद रखिए 1974 के अंदर हमारी 4 बिलियन थी, 48 साल बाद दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है। बात करते हैं स्पोर्ट्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, जिसके विजेता रहे हैं इंग्लैंड। पाकिस्तान को हरा के इंग्लैंड ने जीत लिया है T20 वर्ल्ड कप। याद रखिए वहां पे भारत के बल्लेबाजों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो याद रखिएगा यहाँ पे विराट कोहली और सूर्य कुमार को डाला गया है मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर, ठीक है। सो मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली ने याद रखिएगा 98.66 की एवरेज रेंज के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी जो रेट है 98.66 के रेट से इन्होंने 296 रन बनाए हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा यहाँ पे एवरेज रहेगी यहाँ पे 98.66। और साथ में रन कितने बनाए हैं? 296 रन बनाए गए हैं विराट कोहली के द्वारा। अगर हम बात करते हैं सूर्य कुमार की, सो सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं 239 रन, ठीक है। सो याद रखिएगा भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने 239 रन बनाए हैं और 296 रन बनाए गए हैं विराट कोहली के द्वारा, और इनको डाला गया है मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर। उसके अलावा भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है 12th मैन ऑफ द साइड इन द मोस्ट वैल्यूएबल टीम के अंदर। सो याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप हो चुका है और भारत सेमीफाइनल से ही बाहर हो गया था। इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में प्रवेश किया था। और याद रखिएगा पाकिस्तान पहली ऐसी टीम थी जो फाइनल में प्रवेश की थी, ठीक है। सो याद रखिएगा पाकिस्तान पहली टीम थी जिसने फाइनल में प्रवेश किया था, बट फाइनल में विजेता रहा इंग्लैंड और पाकिस्तान को हरा दिया गया है। सो याद रखिएगा आयोजन कहाँ हुआ था T20 वर्ल्ड कप का? इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सो अगली न्यूज है, ये भी हमारी खेल जगत की है। तो याद रखिएगा श्रीलंका जो है अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा, होस्ट करेगा 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 में अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज जो है एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। सो यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है MC मैरी कॉम को एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, और वाइस चेयरमैन बनाया गया है अचंता शारद को, ठीक है। अचंता शारद को बनाया गया है वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। सो याद रखिएगा यहाँ पे 10 सदस्यों का चयन हुआ है एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, जिसमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। जहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है MC मैरी कॉम को और अचंता शारद कमल को बनाया गया है वाइस चेयरपर्सन। डिटेल में हमने अपनी जो डेली क्लास होती है उसमें चर्चा की थी इस पे, ठीक है। सो अगली न्यूज ये है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो न्यूजीलैंड के दौरे पे जा रही है, ठीक है। न्यूजीलैंड के दौरे पे भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है, जहां पे कोच कौन होंगे इस दौरे के लिए? कोच बनाया गया है VVS लक्ष्मण को, और इस
दौरे के समय पे राहुल द्रविड़ को विराम दिया गया है। ठीक है, सो याद रखिएगा, परमानेंटली वीवीएस लक्ष्मण को कोच नहीं बनाया गया है, सिर्फ विराम दिया गया है राहुल द्रविड़ को। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद इंडियन क्रिकेट टीम जो है बांग्लादेश का दौरा करेगी, वहां पे वापस से राहुल द्रविड़ अपनी पोजीशन को रिज्यूम कर लेंगे। वापस से हमारी टीम के जो कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ होंगे। अभी के समय पे न्यूजीलैंड के दौरे के लिए बेसिकली वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया गया। ठीक है, सो इतनी सी न्यूज मुझे डिस्कस करनी थी आज की इस क्लास में। अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।